बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो सबसे अहम ख़बर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं या मैं सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान ख़ान साहब के दो केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद हैं, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान ख़ान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान ख़ान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान ख़ान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान ख़ान साहब की 9 केसेस में ज़मानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे गालिबन, एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान ख़ान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पे 9 मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर ज़मानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले ज़मानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशा खाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान, ये डिवीज़न बेंच है जो ये केस सुनेगा, और इसका वक्त है 11:30 बजे। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी ज़मानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही ज़मानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाएं तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उनकी ज़मानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हों तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की फ़र्ज़ करें आप ज़मानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव हैं एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने रब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत ऐवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे, वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर दी। इतनी नॉर्मलाइज़ कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहाँ से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा। और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फ़ौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, और वो जो एक ताल्लुक था वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अरकान हैं उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं, इसके बाद इन सारी चीज़ों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहाँ पे ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे।
बरतानिया से आवाज़ उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज़ उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, और तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हों, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है। उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फ़िलहाल तो गिरफ्तार हैं और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया है और ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है, जहाँ मुसलसल उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज़ को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है जिससे ज़िंदगी को ख़तरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुँचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियाँ बनाए गए। लम्हों में ISI ने मीडिया को वीडियो बयानात भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियोज़ आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वज़ीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज़ इलाही उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे और IG भी वहाँ पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियोज़ ISI कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निज़ाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फ़ौजी क़यादत के कहने पर ISI ने एक अफ़गान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो ISI ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफ़गानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम TV चैनल पर प्रोग्राम में बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाक़े में मारे जाएँ, और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियाँ दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की ज़िंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, इमरान खान साहब ने जेल में आसिम ला और ज़हनी मरीज़ का जिक्र किया तो आसिम मुनीर ने सबके सामने कहा कि आसिम ला है तो है। अच्छा, ये बात वैसे और भी सर्कल से मैंने सुनी है। अब बताता हूँ आसिम ला और ज़हनी मरीज़ क्या होता है। इसी गुस्से में डी चौक में खून रेजी की गई और इकबाल जुर्म करते हुए ये भी कहा गया कि संगजानी से आगे मत बढ़ो, क्या उखाड़ लिया, सिर्फ हमसे लोग ही मरवाए ना, फिर कोशिश करें इस्लामाबाद आने की, इस मरतबा अटक पुल पर खड़े होकर मारेंगे, वैसे भी डी चौक में तो मरवा दिए हैं। तो ये जनाब, और इस तरह की धमकियाँ लगाई जाती हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ बड़े ताकतवर घरों के जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि हमें तो अगर 1000-2000 बंदा भी मारना पड़ा तो हम मार देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है। अब जब इस तरह की ज़हनियत होगी तो फिर पाकिस्तान खाक आगे बढ़ेगा। बहरहाल ये मुराद सईद का ट्वीट था, उन्होंने तफसीलात सामने रखी कि इमरान खान साहब को माजी में कैसे कैसे कत्ल करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें ना अब इमरान खान साहब की फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, अब वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए। सोशल मीडिया कह रहा है कि जी इमरान खान साहब की बहनों ने भी अब कह दिया है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए या उनके सेहत के मामले में, बल्कि यहाँ पर आप लोगों ने धोखा खा लिया। और अब जो एक कदम उठाया जा रहा है जिससे सब लोग उम्मीद बांध के बैठे हैं, वो सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के क़याम का ऐलान है। इस पर एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की है। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी कोशिश की है कि कुछ भी करके इसको रोका जाए। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस पर कागजी कार्रवाई हो चुकी है और इसके ऊपर अभी वो अपने कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने कार्ड, अपना हल्फनामा और बाकी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके साथ वो नौजवानों को जोड़ेंगे और पाकिस्तानी नौजवानों को वो लाखों की तादाद में, बल्कि मिलियंस के अंदर जोड़ के एक बड़ी तहरीक खड़ी करना चाहते हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स की, ताकि इमरान खान साहब के मामलात को जो सड़कों के ऊपर ही हल होने हैं, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है, उनको हल किया जा सके। अब ये एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने के लिए कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुदाखलत करवाती है, कभी बाहर से मुदाखलत करवाती है, कभी जर्नलिस्टों से बयानात दिलवाती है,
तो ये जो लोग बयान दे रहे हैं ये बताएं इसके अलावा हल क्या है। यानी इमरान खान साहब को तो कभी भी आसिम मुनीर साहब आज़ाद नहीं होने देंगे। उन्हें ये लगता है कि वो सबसे ज़्यादा खतरे में होंगे जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जिस किस्म की पामालियाँ की गई हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया गया है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, आइन से गद्दारी की गई है, हलफ की खिलाफ वर्जी की गई है। ये इतना सारा कुछ जब कोई कर ले तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो इमरान खान साहब को बाहर आने दे। देखें ना, खौफ का आलम यह है कि उन्हें इस्तिस्ना लेना पड़ गया। तो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के अलावा या कोई नौजवानों को इकट्ठा करने के अलावा या कोई बड़ी तहरीक चलाने के अलावा अब हल है क्या? बातचीत से तो ये मसला हल होता नहीं है। जब भी बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो हुकूमत के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि बातचीत करने वालों की इमरान खान साहब से मुलाकात ही करवा दे। वो तो इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवा पाते, तो बातचीत तो मुमकिन नहीं है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। अगर वो बातचीत में कोई फैसला कर भी लें तो उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है आसिम मुनीर साहब से, और आसिम मुनीर साहब क्योंकि सियासतदान नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम है, उनके दिमाग में सियासत आती नहीं है, वो समझते ही नहीं है। तो जैसे उनको मईशत का नहीं पता, जैसे उन्हें बाकी चीज़ों का नहीं पता, उन्हें सिर्फ अपना फ़ौज का पता है, वो फ़ौज की ड्यूटी उन्होंने की है सारी ज़िंदगी, वो उनका काम है। तो वो वहाँ पे जब मामला चला जाता है ना, तो मामला हल की तरफ नहीं जाता, मामला मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाता है। लिहाजा सियासतदानों के पास इख्तियार है ही नहीं, तो मुज़ाकरात कैसे करें, बातचीत कैसे करें? अब हल एक ही है कि आप सड़कों के ऊपर दबाव डालें ताकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटे और उसके बाद जो है इंसाफ का रास्ता खुले। इसके अलावा तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सहाफ़ती जो आलमी सतह पर तंजीमें हैं या जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की। पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है, जो कत्लेआम सहाफ़ियों का किया गया है, जो कुछ सराब बरकत के साथ किया जा रहा है, जो कुछ अरशद शरीफ के साथ किया गया, जो बाकी हम सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है, तो इसके ऊपर सहाफ़ती आज़ादी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और ये जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है आलमी सतह के ऊपर, और ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, इनका आप स्टेटमेंट चेक करें। ये कहते हैं जी जादू मंतर से कर्जे ख़त्म नहीं होंगे, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। एक तो देखें कितनी मायूब बात है कि 3 मरतबा वज़ीर आला बनाया, इसको 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया, लेकिन तब भी इन्हें जो है वो ख़वातीन से बात करने की तमीज़ नहीं आई। जादू मंतर आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये इमरान खान साहब की अहलिया को छेड़ते हैं और इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर जादूगरनी होने का ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके ऊपर कभी कॉलम लिखवाते हैं, कभी किताबें लिखवाते हैं, कभी बयानात दिलवाते हैं, लेकिन आज तक ये कोई सबूत पेश नहीं कर सके। हत्ता कि इन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद वो एक्सपोज हो गया। हसनैन रफ़ीक गया, उसने जाके एक्सपोज कर दिया कि भई आप सारे सदका करते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं, बाद आप प्रॉब्लम में आते हैं, आप कहते हैं सदके का बकरा ज़िबा कर दो, तो इसके अंदर कौन सा जादू और टूना है? बहरहाल इन्होंने कोशिशें बड़ी की। अब वज़ीर आज़म होने के बावजूद वो जेल में कैद एक खातून की तज़हीक करे तो आप अंदाज़ा करें कि इस शख्स का लेवल क्या होगा। और वो ये कहते हैं कि कर्ज़े ख़त्म नहीं, कर्ज़े कैसे ख़त्म होंगे? पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्ज़े आपने लिए। आपके मुंह से तो लफ्ज़ कर्ज़ा अच्छा लगता ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। यानी जितना कर्ज़ा आपने ले लिया उतना कर्ज़ा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था। जितना कर्ज़ा पाकिस्तान बनने से लेकर इनकी हुकूमत आने तक लिया गया 70-75 सालों में, उतना कर्ज़ा गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नए से नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया और वो कहते हैं जी हम कर्ज़े ख़त्म करेंगे सरमायाकारी लाने से। दर्जनों दौरे आपने गैर मुल्की किए हैं, 100 के करीब दौरे आपके रिपोर्ट हो गए ऑलमोस्ट। इतने मुल्कों में आप घूमे हैं, एक एक मुल्क में 3-3, 4-4 दफ़ा आप गए हैं। कौन सी आप बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए? पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया। आज़ादी सारे राय नहीं है, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे अमनो अमान नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है और ये भी आपकी वजह से हो रहा है कि सबसे मकबूल लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है। तो जब तक ये चीज़ें चलेंगी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। मारक बलोच को देखें ना, वो इतनी बड़ी आवाज़ है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, वसाइल से माला माल है, उसकी इतनी बड़ी आवाज़ है। मारंग बलोच हाई कोर्ट 3 महीने तक उनका मुकदमे का फैसला सुनाती है और फैसले को महफूज रखती है। छोटा सा मामला है कि जनाब हमने इनको बंद किया हुआ है, वो MPO के तहत बंद किया था उनको, उसके बाद छोड़ नहीं रहे और मामला जो है वो सारे वो काबिल ज़मानत हैं वो सारे मामला। तो हाई कोर्ट ने जनाब 3 महीने के बाद महफूज फैसला सुनाया और फैसला ये सुनाया कि दूसरी अदालत में चले जाओ। ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी हालत में कौन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगा?
जब आप बार बार ये कहते हैं कि इंडिया के साथ भी हम जंग करेंगे, हम इधर भी लड़ाई करेंगे, हम अफगानों के साथ भी लड़ेंगे, हम हालत जंग में हैं, हम दुनिया की जंग लड़ रही है, तो दुनिया क्यों पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगी? आपने तो पाकिस्तान के अंदर एक बिला वजह की जंग शुरू की हुई है जिससे पाकिस्तान काफ़ी हद तक जान छुड़ा चुका था। अब नाज़रीन, ये एक और ख़बर है, और ये खबर ये बता रही है कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की एकदम बहुत नीचे गिरी है, और उसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं उसमें शहजाद पराचा साहब हैं, एक जर्नलिस्ट, उन्होंने भी खबर दी है कि इतला ये मिली है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी स्टॉक में अपनी सरमायाकारी निकालनी शुरू कर दी है। मजीद ये कि पाकिस्तान ने टोटल बैरूनी कर्जा 138 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस कर्जे को कौन उतारेगा? अब गैर मुल्की सरमायाकार जब आपके स्टॉक एक्सचेंज में से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है कि आपका क्रेडिट बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोग आप पे और आपके मुल्क पे भरोसा ही नहीं कर रहे, आपकी हुकूमत पे भरोसा ही नहीं कर रहे, और लोग पैसा निकाल के पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं। और आप कर्जा रोल ओवर करने के लिए कभी 1 महीने का, कभी 2 महीने का टाइम लेते हैं यूएई से, वो 2 अरब डॉलर के लिए। ये नाजरीन पाकिस्तान की इन्होंने माशी सूरत हाल कर दी है, तो ये कैसे बराह रास्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, ये बात समझ से बाहर है। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने यानी कसम खा ली है कि इन्होंने अवाम को कुछ देना नहीं है और ख़ुद इन्होंने अय्याशी करनी है। पहले इन्होंने जनाब जहाज़ की बात हुई, ये बड़ा लग्जरी जहाज़ लेकर आ गए। पूरा इंडिया इतना अमीर है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, उनके किसी वज़ीर आला के पास ऐसा जहाज़ नहीं है। और बहुत सारे अमीर मुल्क हैं, उनके जो हुक्मरान हैं उनके पास भी ऐसे जहाज़ नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का जहाज़ जो है वो दुनिया के अमीर तरीन, अयाश तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जहाज़ सरकारी इस्तेमाल के लिए नहीं है, निजी इस्तेमाल के लिए है, अय्याशी करने के लिए, जो इन्होंने ले लिया। अब उसके बाद बजाय इसके कि माफ़ी मांगे, इन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए, वज़ीरों के लिए, वीआईपीज़ के लिए 108 गाड़ियाँ मज़ीद और लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। इसमें लैंड क्रूज़र्स हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं। तो ये जनाब पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली है। पंजाब असम्बली के अंदर जनाब जहाज़ उड़ाए गए एहतजाजन, लोग जहाज़ उड़ा रहे थे, इधर जहाज़ उड़ रहा है, उधर जहाज़ उड़ रहा है, एहतजाज कर रहे हैं, जनाब आप जहाज़ लेकर आ गए इतना महंगा 11 अरब का। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। ये बात है सन 2000-2001 की है गालिबन। मैं कॉलेज में नया नया गया, तो एक जहाज़ उड़ता हुआ जो है ना, वो मेरी सामने मेरे डेस्क के ऊपर आके गिर गया। किसी बच्चे ने बनाया था, उसने उड़ाया होगा, वो उड़ता उड़ता इधर आ गया। अच्छा, मैंने उसको पकड़ा और पकड़ के उसको ऐसे ही ना यूं गुस्से में साइड पे फेंका। मैं पढ़ रहा था, तो वो जहाज़ बड़ा शुद्ध था। शुद्ध मतलब ये कि बड़ा ज़बरदस्त ऊपर बना हुआ था, वो फिर उड़ना शुरू हो गया। अब मैंने उसको गुस्से में फेंका था, वो घूमता 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 वो टीचर के सामने चला गया। उन्होंने मुड़ के देखा, उसने कहा किसने उड़ाया ये? तो 1-2 लड़कों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया। मैं वहाँ पे FC कॉलेज की सीढ़ियों पे खड़ा था। एक और टीचर है, वो मुझे बड़ा पसंद करते थे, मैं क्योंकि बॉक्सिंग खेलता था और उन्हें भी बॉक्सिंग का शौक़ था। वो वहाँ से गुजरे, उन्होंने मुझे देखा, कहते खान तुम क्यों बाहर खड़े हो? तो मैंने कहा जी त्यारा साजिश केस, मेरे मुँह से निकल गया। तो उस दौर में ना नवाज शरीफ का त्यारा साजिश केस चल रहा होता था ना, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा त्यारा साजिश केस में तो बंदा अंदर होता है, तुम बाहर आ गए हो। तो थोड़े अरसे बाद मियाँ साहब भी बाहर चले गए, त्यारा साजिश केस वाले मामले में डील करके फिर बाहर चले गए थे, मुझे याद है। तो इसी तरह आज मैंने पंजाब असम्बली के अंदर भी जहाज़ उड़ते हुए देखे, तो 1-2 जहाज़ बड़े शुद्ध थे, बड़े सुपर किस्म के जहाज़ थे, वो उड़ रहे थे। मैं ये देख रहा था, मुझे वो वाक़या याद आ गया। तो नाज़रीन, और चीज़ें हैं, ख़बरें मेरे पास काफ़ी सारी हैं, स्पेशली इस खित्ते के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। तो मैं वो आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर कर दूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।